हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम जल संसाधन के बारे में देखेंगे। यानी जो इंडिया का वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में देखेंगे, कितना स्वच्छ जल है, कौन कौन से जो स्वच्छ जल के लेवल है। फॉर एग्जांपल रिवर है, लेक है, पॉन्ड, तालाब है, इस टाइप के जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में जो वाटर सेड मैनेजमेंट है, जल संभर प्रबंधन है, उनके बारे में देखेंगे। तो जो जल संसाधन से संबंधित जो वेरियस टॉपिक है, स्वच्छ जल कितना है, उसका यूटिलाइजेशन कौन सा सेक्टर ज़्यादा करता है, कौन सा कम करता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है, जिसमें यह बोला गया है कि क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है। कुछ निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि समाज जनांकी के परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग और प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। अब यहाँ पे तीन बातें बोली। पहली बात ये बोली है कि जो वर्तमान में चल रहा है, क्या ये फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है। और आगे बोला है कि यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ निश्चितताओं के साथ में कहा जा सकता है कि जो पॉपुलेशन का हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत में युवा जनसंख्या ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन की वृद्ध पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जापान की है, उस टाइप की हो सकती है। उसी प्रकार से जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, यानी जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे यदि सी लेवल राइज हो गया तो ये कोस्टल बेल्ट में जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है ये जो सेंट्रल पोर्शन है इंडिया का वहाँ पे आ सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस होगी, पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, यानी पॉल्यूशन हर जगह बढ़ जाएगा। नदियों में जो जल है वो प्रदूषित हो जाएगा। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, सिटीज अन हाइजेनिक हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम होगी। जल अभाव का साक्षी होगा। जल की कमी होगी, स्वच्छ जल की प्रेजेंट टाइम में भी बहुत जल की कमी रहती है, तो आगे भी ये धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही है। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई महंगाई सॉरी बढ़ती हुई मांग, जो जल की डिमांड है वो बढ़ रही है। अति उपयोग, यानी जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। प्रदूषण, जो जल का एक लेवल, एक नेचुरल जल होता है। फॉर एग्जांपल रिवर है, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर में जो नेचुरल फ्लो है गंगा रिवर का वो हरिद्वार से जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में उतरती है वहां तक ये स्वच्छ होती है, पवित्र होती है। पवित्र तो होती है लेकिन स्वच्छ होती है। यहाँ पे प्रदूषण की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, वो उस समय एक लेवल में रहती है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है तो इसमें जो जैसे जैसे शहर जुड़ते जाते हैं वैसे इसमें पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। इस कारण प्रदूषण के कारण कम आपूर्ति के आधार पर बड़ी चुनौती है। एक तो डिमांड बढ़ रही है, ऊपर से अति उपयोग हो रहा है और प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति का इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये दो दो तीन बातें हैं। नेक्स्ट वाला है कि जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब चक्रीय संसाधन कैसे है? फॉर एग्जाम्पल महासागर है, महासागरों से इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होने के बाद में ऊपरी वायुमंडल में संघनन होता है। संघनन यानी कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद में वापस रेनफॉल होता है, बरसात होती है और जल गिरता है धरती की सतह पर। तो इससे क्या है कि हमें स्वच्छ जल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। उसे हम इकट्ठा करके रखते हैं, पानी पीने के लिए, पानी औद्योगिक उपयोग के लिए, कृषि के लिए, ये वापस अंडरग्राउंड में जाता है। और अंडरग्राउंड में जाने के बाद में हम उसको अंडरग्राउंड जल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ये सतह पे कहीं पे तालाब में जमा हो जाता है तो उसको हम यूज करते हैं। और ये वर्षा के रूप में जब नदी जल के आसपास कैचमेंट एरिया में गिरता है तो नदी के द्वारा ये वापस महासागरों में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% भाग ही है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो 71% पार्ट है वो तो है जल से घिरा हुआ, जैसे महासागरों के रूप में, और 29% है वो लैंड पार्ट है। ठीक है, लेकिन टोटल जो अर्थ सरफेस है, चाहे लैंड हो या चाहे सी हो, उसमें 3% पोर्शन है वो स्वच्छ जल का है, बाकी 97% पोर्शन जो सैलिनिटी वाटर का है और 3% फ्रेश वाटर का है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन रहेगा। 71 तो है जलीय भाग,
और 29% है स्थलीय भाग, और 97% भाग तो है क्या उसको बोलते हैं लवणीय जल, और 3% है स्वच्छ जल। तो ये दो बातें हैं। उसके बाद में वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग मानव उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है। उसके उसी प्रकार इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक संप्रदायों और प्रदेशों और राज्यों के बीच में विवाद विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन कार्य समक्ष उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत के जल संसाधनों और उनकी भौगोलिक विवरण वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और उनके संरक्षण प्रबंधन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आगे नेक्स्ट अभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है भारत के जल संसाधन, यानी जो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज है उसकी क्या पैरामीटर है कि विश्व में भारत में विश्व की धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.45% पोर्शन है, यानी वर्ल्ड को 100% लैंड एरिया में यदि क्लासीफाई करें तो उसमें से 2.45% इंडिया के पास में है लैंड सरफेस। ठीक है, जो इसको 100% माना तो ये 2.4% है वो इंडिया के पास में है, बाकी अदर वर्ल्ड है। उसके बाद में जल संसाधनों का 4%, जो वाटर रिसोर्स है उसका 4%, और जनसंख्या का लगभग 16%, 16 या 17%। एग्जाम में जो भी 16 या 17 में से कोई एक पूछे तो आपको करना है। ठीक है, तो ये लगभग 16 या 17% है, पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल मात्रा, जो जल की कुल मात्रा है वो 4000 घन किलोमीटर है। ठीक है, वर्षा से इतना जल प्राप्त होता है। धरातलीय जल को पुनः पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देश के कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है, यानी वर्षा जल से 4000 घन किलोमीटर प्राप्त होता है, और धरातलीय और जल और पुनः प्रयोगी प्रतियोग जल है वो 1869 घन किलोमीटर है। इसमें से केवल 60% जल जो है हमें 60% है उसका लाभदायक उपयोग होता है, यानी हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जल संसाधन है। पूछ लेंगे इंडिया में जो टोटल वर्षण जल प्राप्त होता है उसमें से जो जो टोटल इंडिया का वर्षण जल प्राप्त है उसका कितना परसेंट हम यूटिलाइज करते हैं, तो ये है आपका 60% के आसपास। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल को मुख्यतः 4 स्रोतों यानी नदियां, झीलें, तलैया और तालाब देश इसमें बांटा गया है। यहाँ कुछ जल नदियों में है, कुछ जल झीलों में है, कुछ तलैया है और कुछ तालाब में है। ठीक है, देश की कुल नदियां उनकी सहायक नदियां मिलाकर जिसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, मिलाकर 10,360 10,360 नदियां हैं। भारत में सभी नदियों व सीन में औसतन वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान है। ठीक है, फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो हमें टोटल 1869 जो घन किलोमीटर जो जल मिलता है ना उसका हम केवल 690 यानी लगभग 32% जल का ही उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नदी में जल प्रवाह इनके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार तथा नदी के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल ये एक रिवर कैचमेंट एरिया है, ये नदी बह रही है और यहाँ पे ये इनिशियल फेज में है। तो यहाँ पे इस वाले बेल्ट में जितनी ज़्यादा बरसात होगी और जितना अधिक इसको जल मिलेगा तो उतना ही अधिक अच्छा प्रवाह आगे होगा। यदि यहाँ पे बरसात ही नहीं होगी तो यहाँ पे नदी को जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी रिवर की। अब नेक्स्ट है कि हम जो भारत का भौतिक पर्यावरण है उसमें पढ़ा था। ठीक है, कि जो रिवर कैचमेंट एरिया होता है उसमें जो भौगोलिक कारक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय, जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पे रिवर कैचमेंट एरिया है तो वहाँ पे एक तो ग्लेशियर से जल मिलता है और एक वर्षा ऋतु में जल मिलता है। तो इसकी वजह से जो हिमालयन नदियाँ हैं वो अधिकतर बारहमासी नदियाँ हैं। ठीक है, कंटिन्यूस बहने वाली है। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती है। वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम से केंद्रित है, यानी भारत में जो हिमालय नदियों को छोड़ दे तो बाकी जितनी कितनी भी नदियां हैं वो मानसून पर निर्भर करती है कि मानसून से जल प्राप्त होगा तो वो सतत बहेगी।
आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ियों में जो बराक रिवर है, वहाँ पे भी वर्षा अच्छी खासी होती है, तो वो कंटिन्यूस बहती है। यह नदियाँ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र के लगभग एक तिहाई भाग पर पाई जाती है, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधन का 60% पोर्शन पाया जाता है, यानी लगभग 60% पार्ट पाया जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में। ठीक है। दक्षिणी भारतीय, इधर सिंधु नदी भी हो गई। दक्षिणी भारतीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग कम पाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका। ठीक है। जो सदन दक्षिणी नदियां हैं, वहाँ पे वार्षिक जल प्रवाह थोड़ा कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बरसात प्राप्त होती है इन नदियों को, और ग्लेशियर पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भौम जल संसाधन। अब भौम जल संसाधन के बारे में है कि देश के कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। यानी हमने एक बार भौम जल का यूटिलाइजेशन कर लिया तो वापस पुनः पूर्ति योग्य, यानी जो हमने खपत की थी उसकी पूर्ति कितने में होगी, जो टोटल होता है उसकी 432 घन किलोमीटर हो जाती है प्रति वर्ष। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दक्षिणी भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौमजल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि सदर्न इंडिया में जो नदी जल है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौमजल का उपयोग बहुत अधिक होता है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग करते हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल-पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। ठीक है। यानी जो जल का अस्थिर उपयोग है, ठीक है, उसको यदि हम बढ़ावा देंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है लेगून और पस्ट जल। ठीक है। अब लेगून क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। ठीक है। ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो लेगून का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोस्ट लाइन का इतना सा पोर्शन यहाँ पे दिखाया है, तो जूम करें थोड़ा, कहने का मतलब, तो जो लेगून झीलें होती है वो इस टाइप से बनी हुई होती है। ठीक है। तो एक छोटे से जो चैनल है उसकी वजह से महासागरों से मतलब ये तो लैंड पार्ट है। ठीक है। और ये लेगून झील है और यहाँ पे इधर महासागर है, तो जैसे ही ज्वार आता है तो इधर इस वाले बेल्ट में पानी जमा हो जाता है। ठीक है। जैसे चिल्का झील है, तो चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। ठीक है। और पश्च जल का मतलब है कि जो ब्रेकिश वाटर है, ठीक है, ब्रेकिश नहीं, जो इस लेगून झील के टाइप का ही एक प्रकार है जिसको हम पश्च जल बोल देते हैं। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित यानी इंडेंटेड है। इसी कारण बहुत सी लेगून झीलें बन जाती है। ठीक है। दंतुरित का मतलब होता है ऐसे कटी फटी होना। ठीक है। इस टाइप की। तो इस वजह से यहाँ पे लेगून झीलें बन जाती है बाद में। केरल, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में इन लेगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसकी उपयोग मछली पालन और चावल की खेती की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी जो खारा जल होता है, जो महासागरीय जल होता है, उससे क्या होता है, एक तो चावल की कुछ किस्मों की खेती की जाती है, दूसरा मछली पालन किया जाता है, और तीसरा नारियल की खेती की जाती है। ठीक है। तो ये तीन चीजें इन जो लेगून है इनमें की जाती है, लेगून और अन्य जिलों में कोस्टल बेल्ट पे। उसी प्रकार जल की मांग और उपयोग। अब जल की डिमांड क्या रहती है और हमारा जो यूटिलाइजेशन का उपयोग का पैटर्न क्या रहता है, एक बार वो देखते हैं कि पारंपरिक रूप से भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है। यानी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस पे ज़्यादा है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक
अधिक है। यानी जिस समय में देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके बाद में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि एक तरफ हमारी जो जो सूखा और अकाल की स्थिति, उसके बाद में पॉपुलेशन की ग्रोथ और जो खाद्यान्नों की आपूर्ति है वो कम हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से हमने जैसे फर्स्ट ईयर जो प्रथम 5 ईयर प्लान था उसको इनॉग्रेट करने के बाद में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। तो इसमें हमने ये वेरियस जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, यानी एक तरफ हमने जो जल से बिजली बनाने का प्रोसेस शुरू किया, और दूसरा वहाँ पे जो झीलें बनती थी, आर्टिफिशियल झीलें बनती थी, उनकी वजह से हमने जो एग्रीकल्चरल सिंचाई के इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस पे वर्क किया था। ठीक है, तो इसीलिए भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन सागर, ये सारे प्रोजेक्ट हमने चलाए थे। रतली और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। अब ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें धरातलीय और भौमजल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका धरातलीय हो गया, ये आपका भौमजल हो गया। यानी सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है धरातलीय जल का 89%, जो धरातलीय जल है उसका 89%, और भौम जल है उसका 92%। 92% ये होता है कृषि में। जबकि औद्योगिक सेक्टर में यह सतह जल का 2%। ठीक है, धरातलीय यानी सतही जल का 2%, और भौम जल का 5% उपयोग होता है, 5% उपयोग होता है उद्योग में। उसी प्रकार से घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक होता है, यानी धरातलीय जल की तुलना में भौम जल का उपयोग, धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में, यानी जो 9% है वो तो होता है घरेलू उपयोग धरातलीय जल का। उसी प्रकार से कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे स्थान पर है, यानी अब यहाँ पे भौम जल में 92% ये हो गया, और 5% ये हो गया, तो पीछे बचा कितना है? ठीक है, 92 और 5 7 हो गया, तो पीछे 3% बचा है जो घरेलू जल उपयोग होता है। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यानी धरातलीय जल का 89% एग्रीकल्चर में यूज होता है, 2% इंडस्ट्री में, और 9% घरेलू उपयोग में होता है। वहीं पे भौम जल का 92% एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा। उसी प्रकार से भौम जल का 5% उद्योगों में होता है, और 3% घरेलू उपयोग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अब ये एक पैटर्न बना है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए जल की मांग। अब कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक और सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिमी भाग भारत और दक्कन के पठार इसके आंतरिक अंतर्गत आते हैं। यानी जो शुष्क क्षेत्र है और वर्षाहीन और शुष्क सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी और दक्कन के पठार का दक्कन का पठार जो पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। ठीक है, देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतु में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल क्षेत्र जैसे पश्चिमी बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। यानी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था ना कि एक जो फसल होती है, कोई भी क्रॉप होती है, उसके 3 सीजन होते हैं, एक तो बीज बोने की सीजन, एक ग्रोथ की सीजन, और एक जो प्रोडक्शन बढ़ने की, जब बीज बोने के बाद में जब ग्रोथ होती है पौधे की, और बाद में फूल आते हैं और फसल बनने का प्रोसेस होता है। तो इन 2 सीजन में यदि अच्छी वर्षा हो गई और इसमें कम वर्षा हुई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। पॉसिबिलिटी उनकी सिंचाई के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिंचाई की व्यवस्था। अब यहाँ पे ये मैप दे रखा है, नदी बेसिन का दे रखा है, एक बार इसको देखते हैं। जो नदी बेसिन है, जैसे सिंधु बेसिन है, उसके बाद में यहाँ पे साबरमती बेसिन है, माही बेसिन है, नर्मदा बेसिन है, तापी है, और ये जो पश्चिमी घाट की पश्चिमी प्रवाही नदियां हैं। तो ये जो
थोड़ा शेडेड पोर्शन में दिखाया हुआ ये है पश्चिमी प्रवाह, और बाकी ये वो पूर्वी प्रवाह है। तो अब इमेजिन करिए पूर्वी प्रवाह का क्षेत्र कितना होगा, और ये वाटर डिवाइडिंग लाइन है इंडिया की, ठीक है, जल विभाजक रेखा है ये, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम में याद रखना कि जो पूर्वी प्रवाह है वो भारत के अधिकांश अधिकांश क्षेत्र में फैला हुआ है एज कम्पेयर टू पश्चिमी प्रवाह, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण रेख बेसिन है, उसके बाद में ये पेनार बेसिन है, कावेरी बेसिन है, और कन्याकुमारी और पेनार के बीच की नदियां हैं ये, ठीक है। तो ये एक मैप इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें प्रवाह ध्यान रखना कि पश्चिमी प्रवाह का अंतर्गत क्षेत्र ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू पूर्वी प्रवाह। नेक्स्ट है सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है, यानी किसी भी रीजन में यदि सिंचाई की फैसिलिटी होगी, इरिगेशन फैसिलिटी होगी, तो यहाँ पे हम मल्टी क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि को कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे फसलों जैसे दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में गन्ना फसल के बारे में पढ़ा था, शुगर केन के बारे में, तो उसमें पढ़ा था कि उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में गन्ना उत्पादन में जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो सदर्न इंडिया में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो गन्ना है वो आर्द्र और उप आर्द्र क्षेत्र की जलवायु क्षेत्र की फसल है, और कर्क रेखा के साउथ में ये जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी पाई जाती है। तो इसलिए गन्ना का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है पर हेक्टर जो उत्पादन है, या प्रति इकाई उत्पादन बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो वो दक्षिणी भारत में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास को हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई, ठीक है। तो अधिक सफल होने का एक मेजर कारण ये भी है कि इस वाले रीजन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें सिंचाई के संसाधन मिले, इरिगेशन फैसिलिटी मिली, बहुत सारी नहरें निकाली गई, तो इस वजह से ये संभव हुआ, हरित क्रांति यहाँ पे सफल हुई। उसी प्रकार नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है, यानी लगभग 85% भाग। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्रों को क्षेत्र का 76% पंजाब और 51% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। यानी जो टोटल पंजाब का बोए गए क्षेत्र है वो तो कितना है, यानी हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचित के अंतर्गत आता है। उसका पंजाब में 76% पोर्शन है जो निविल सिंचित क्षेत्र है, यानी जो पीछे लगभग 24% के आसपास बचा, 23.9% आसपास जो पोर्शन बचा है वो है वर्षा जल आधारित सिंचाई होती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौमजल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे इन राज्यों में भौमजल में कमी आ जाती है, ठीक है, वो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डाउन हो जाती है। इन राज्यों में भौमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौमजल का स्तर नीचा हो गया। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकलन बढ़ गया है, और इस वजह से पश्चिमी बंगाल और बिहार जैसे कुछ भागों में संख्या यानी आर्सेनिक के संकलन की वृद्धि बढ़ गई है। यानी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। राजस्थान और महाराष्ट्र में तो फ्लोराइड ज्यादा बढ़ा है, और पश्चिमी बंगाल और बिहार में संख्या यानी आर्सेनिक ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे स्टेट दे देंगे कथन फर्स्ट में, और आपको पूछ लेंगे कि राजस्थान और महाराष्ट्र में संख्या या आर्सेनिक ज्यादा बढ़ा है, और दूसरा आपको दे देंगे कि पश्चिमी बंगाल और बिहार में फ्लोराइड ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, यदि सीधे सीधे देंगे तो राइट हो जाएंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संभावित जल समस्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी संभावित जल समस्या में कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जल बढ़ने से जनसंख्या बढ़ने से सॉरी जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, जल की जो प्रति व्यक्ति डिमांड है वो घट रही है। क्यों घट रही है? कि जल सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब यहाँ पे है कि एक तो ये असीमित संसाधन है, लेकिन मानव ने इसको सीमित बना दिया है पॉल्यूशन की वजह से और अनियमित उपयोग की वजह से, ठीक है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रति व्यक्ति जो खपत है वो भी बढ़ेगी। तो इससे जो प्रति व्यक्ति जो क्या बोलते हैं उसको, शहर है वो घटेगा, ठीक है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होते जा रहे हैं।
और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों में की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। यानी एक तरफ हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है तो जल की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी साइड में हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो स्वच्छ जल हमें प्राप्त हुआ है वो भी हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है जल के गुणों का ह्रास। ठीक है, जल गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल। यानी एक जो नेचुरल जल का पीएच मान होता है वो बना लेना। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी ला देते हैं और इसे मानव उपयोग के लिए योग्य नहीं बने रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं और नदियां, समुद्री और अन्य जलाशय में प्रवेश करती है तो वे जल में घुल जाते हैं और अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र जो एक्वेटिक सिस्टम है वो प्रभावित होता है। ठीक है, कभी कभी प्रदूषक नीचे चले जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। चित्र 6.2 में गंगा और इसकी सहायक नदियां और उस पर अवस्थित शहर दर्शाए गए हैं। तो पहले यहाँ पे जो जल की गुणवत्ता है उसमें ह्रास कैसे होता है, और एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ये कैसे होती है। ठीक है, एक जो नेचुरल जल होता है, स्वच्छ जल होता है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल में रहती है। अब जैसे ही जल प्रदूषित बढ़ता जाएगा, जल का प्रदूषण बढ़ता जाएगा, वैसे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी कि पहले एक तालाब था उसमें स्वच्छ जल था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, यहाँ पे प्रदूषण की वजह से ऊपर एक परत सी बन गई, कोई अवशिष्टों की या कुछ भी किसी भी टाइप की परत बन गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे सोलर रेडिएशन जानी बंद हो गई। तो यहाँ पे जो जीव जंतु थे इस पॉन्ड में, इस तालाब में, वो क्या है, जीवित रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, बीओडी की जरूरत है। तो इस जल की बीओडी बढ़ जाएगी, कहने का मतलब जल में जो जीवित रहने वाले जीव और जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के जो फैक्टर है वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, डेड होने लगेंगे। तो इस वजह से इसको ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि जल प्रदूषित ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 6.2 एक बार मैप देखते हैं। ठीक है, ये है गंगा और इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये यहाँ पे यमुना नदी है। ठीक है, अब गंगा नदी यहाँ तक तो अच्छी गुणवत्ता का पानी है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आती है, मिलती है। ठीक है, और जैसे ही मैदान क्षेत्र में आती है तो यहाँ पे ये गंगा नदी में यहाँ पे ये सिटी बसनी शुरू हो जाती है, शहर। ठीक है, तो इस वजह से जब यहाँ तक नदी आती है तो निम्न गुणवत्ता का पानी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ मिलते जाते हैं इसमें। इधर से निम्न गुणवत्ता का पानी, ठीक है, तो इधर से ये चंबल रिवर आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे दिल्ली बसा हुआ है यमुना के पास में। ठीक है, बेल्ट पे, तो इस वजह से ये वाराणसी शहर है, ये वाराणसी शहर है, और अन्य बड़े शहर है जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये है जो गंगा नदी और उसके सहायक नदियों की जो पैरामीटर है। तो ये पॉइंट याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनिशियल फेज में गंगा का जल स्वच्छ रहता है, और बाद में गंगा जल प्रदूषित हो जाता है। जो अभिकथन और कारण है ना, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले अभिकथन दे देंगे आपको, और उसमें बोलेंगे कि इनिशियल फेज में यानी शुरुआती अवस्था में गंगा नदी का जल स्वच्छ होता है, और बाद में जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है जल की अशुद्धता बढ़ती जाती है। कारण दे देंगे कि जल की अशुद्धता का मुख्य कारण गंगा नदी के तट पर बसे शहर और आसपास की जो इंडस्ट्री है, इनके औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं ये इन नदियों में छोड़े जाते हैं। इन वजह से इसकी जो प्रदूषण की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है और जल अशोधित होता जाता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो जल की गुणवत्ता अच्छी होती है, बाद में निम्न हो जाती है, और आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है प्रदूषित होती जाती है। तो सही बात है, यहाँ पे इनिशियल फेज में अच्छा जल मिलता है, बाद में धीरे धीरे यहाँ पे जल की गुणवत्ता निम्न हो जाती है। और जल की गुणवत्ता निम्न होने का कारण है जो शहर बसे हुए हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र है, इनके अपशिष्ट पदार्थ इन नदी बेसिन में मिलते जाते हैं और ये जल प्रदूषित होता जाता है। तो आपका अधिक अभिकथन और कारण दोनों सही होंगे। ठीक है, तो कारण अभिकथन है जो कारण की सही व्याख्या करता है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम जल संरक्षण के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफी से संबंधित कंटेंट के
पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसमें अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो भी कीजिए। थैंक यू।